हेलो बच्चों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास 12 का सिलेबस चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 है ना। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। इस चैप्टर में हम देखेंगे आप आज स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब स्थिर विद्युत तो चल ही रहा है ना। विद्युत के दो प्रकार देखे थे, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। तो अभी पहला चैप्टर स्थिर विद्युत था, दूसरा चैप्टर भी स्थिर विद्युत ही है। तो इसमें आज हम देखेंगे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यदि आपने हमारे इसके पहले के टॉपिक के वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल का नाम लिखिए और टॉपिक का नाम लिखिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और आदि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जाहिर सी बात है, ऊर्जा का मतलब होता है कार्य, ठीक है। जो कार्य किया जाता है वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मतलब विशेष स्थिति या अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, मतलब आवेशों की स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। आवेशों के निकाय है ना, आवेशों के निकाय की रचना करनी है, ठीक है। आवेशों की निकाय की रचना का मतलब होता है कि बहुत सारे आवेश हमारे पास है, तो सब आवेश को तो एक साथ नहीं ला सकते हैं, एक जगह या आसपास इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। पहले एक आवेश को लाएंगे, फिर दूसरा आवेश को लाएंगे, तीसरा आवेश को लाएंगे, चौथा आवेश को लाएंगे। तो जितने आवेश वहां पर उपस्थित होगा उन आवेश को एक एक करके लाना पड़ता है। तो उन सबको एक दूसरे के आसपास लाने के लिए जो कार्य किया जाता है ना, इसकी जो परिभाषा हम देखेंगे कि आवेशों के निकाय की रचना करने के लिए आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने के लिए किया गया कार्य को स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार और सुन लो, आवेशों के निकाय की रचना करने के लिए आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किया गया कार्य स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। परिभाषा को याद रखना, लिख भी लेना है ना। तो यहां पर हम पहले दो आवेश निकाय के लिए देखेंगे। दो आवेश निकाय के लिए मान लो ये एक आवेश Q1, दूसरा आवेश यहां पर Q2, ठीक है। इनका स्थिति सदिश भी ले लेते हैं। मान लो इसका स्थिति सदिश R1 मूल बिंदु के सापेक्ष, इसका स्थिति सदिश यहां पर क्या है R2, ठीक है। तो क्या किया गया यहाँ पर, पहले इस आवेश को लाया गया, तो इसको लाने के लिए मान लो W1 कार्य करना पड़ा। मतलब ये दोनों आवेश है ना, दो आवेशों से मिलकर बना हुआ क्या एक निकाय है, ठीक है। पहला जो हम देख रहे हैं इसमें दो आवेश है, दोनों आवेश आसपास हैं, पर दोनों आवेश में से पहले प्रथम आवेश को लाया जाता है कहाँ से, अनंत से। मतलब प्रथम आवेश को अनंत से हम इस पॉइंट तक लाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है, मान लो W1 कार्य। और फिर दूसरे आवेश Q2 को लाएंगे तो कितना कार्य करना पड़ता है, मान लो W2 कार्य। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आवेशों के निकाय की रचना करने के लिए कुल कार्य हमको इतना करना पड़ेगा, पर इसको हमें निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। कि पहले इस आवेश को लाएंगे तो W1 का मान कितना होगा, फिर Q2 के लिए W2 का मान क्या होगा। ये तो कुल कार्य हो गया कि इन दोनों आवेश को हम आसपास लाते हैं तो इतना इतना कार्य करना पड़ेगा, तो इसका प्लस होगा, ठीक है। ठीक है, जब प्रथम आवेश को लाया जाता है तो कार्य W1 का मान क्या होगा, 0, ठीक है। W1 का मान 0 होगा। ये है ना, ये आवेश तो है ही नहीं, इस आवेश को हम अनंत से बहुत दूर से ऐसा ला रहे हैं, तो ये यहां पर कोई ऐसा विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए उस पर कोई प्रतिकर्षण बल वगैरह कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो W1 का मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब इस आवेश को लाएंगे तो कोई ऐसा क्षेत्र यहाँ पर नहीं है जो उसको लाने से
रोकेगा तो कार्य अपने आप हो जाएगा, तो वहां पर हमको कार्य नहीं करना पड़ेगा, या कुल कार्य वहां पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो समविभव पृष्ठ के जैसा हो जाएगा। और आवेश Q1, ये आवेश जब आ गया है, अब इस पॉइंट की बात करें, इसको A और B हम नाम दे देते हैं, तो इसका डिस्टेंस यहां पर R12। आवेश Q1 के कारण B पर विभव, इसका मान होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1B। ये विभव के फार्मूला से है, ठीक है। आवेश Q1 से इतनी दूरी पर 1 2, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R12। फिर यहां पर है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर से मैं ले लेता हूं, है ना, ये हो गया विभव। अतः आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, विभव गुना क्या होता है, आवेश, है ना। ये वाला फार्मूला आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W/Q। तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q, है ना, W बराबर V इंटू Q होगा। तो वही है, कार्य बराबर विभव गुना आवेश। कार्य कौन सा यहां पर, W2, क्योंकि कौन सा आवेश को ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं, तो विभव किसका होगा, ये वाला विभव होगा V, और कौन से आवेश को ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं। तो ये हो जाएगा W2 बराबर V का मान रख देते हैं यहां पर, है ना। V का मान यदि रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान क्या है, R12 है ये, और साथ ही साथ यहां पर ये क्या आ जाएगा, Q2। तो इतना कार्य होगा। अतः समीकरण 1 से कुल कार्य W बराबर W1 का मान 0, W2 का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12, है ना। इसमें वेक्टर का साइन भी आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहां पर इसको ऐसे ही रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यही स्थितिज ऊर्जा होगी, तो इसको U से दर्शा सकते हैं यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12, ठीक है। ये होगा आवेशों के निकाय। कितने आवेश यहां पर, 2 आवेश निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। इसी को है ना, इसको और क्या लिख सकते हैं, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R12 को R2 माइनस R1 ऐसा, ठीक है। तो उसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ये R12 है तो इसका मान R2 माइनस R1 के बराबर होगा, तो आप ऐसा भी उसको लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया 2 आवेश निकाय के लिए, है ना, 2 आवेश निकाय के लिए यहां पर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसी में 2 कंडीशन हम लगा सकते हैं। पहला कंडीशन जैसे यदि Q1 इंटू Q2 का मान 0 से ज्यादा है, ठीक है। Q1 इंटू Q2 का मान 0 से ज्यादा है, तो दूसरा यहां पर यदि
Q1 Q2 का गुणनफल शून्य से कम है। पहला स्थिति में क्या होगा, शून्य से बड़ा मतलब धनात्मक, ठीक है, शून्य से बड़ा मतलब धनात्मक। तो दोनों क्या है, सजातीय आवेश, ठीक है, दोनों आवेश सजातीय होगा। इसमें क्या होगा, विजातीय। सजातीय क्यों होगा, धन और धन का गुना धन होता है तो शून्य से ज्यादा होगा, ऋण और ऋण का गुना भी क्या होता है, धन होता है तो शून्य से ज्यादा होगा। यहां पर धन और ऋण का गुना ऋण होगा तो शून्य से छोटा, ऋण और धन का गुना भी ऋण होगा तो शून्य से छोटा, यहां पर विजातीय। अब ध्यान देना, Q1 और Q2 एक जैसे आवेश है, तो इस आवेश को हमने पहले लाया, तो दूसरे आवेश को जब लाते हैं तो इसका क्या बन जाता है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो इस आवेश को जब लाएंगे तो उस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण बल होगा इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण लगेगा। तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा दूसरे आवेश को लाने के लिए। तो कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए U का मान क्या होगा, प्लस में होगा। और इसमें दोनों आवेशों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि दोनों किस प्रकार के आवेश हैं, विजातीय आवेश हैं। तो इस आवेश को हम पहले ला चुके हैं और इस आवेश को लाएंगे तो आकर्षण बल लगेगा, तो ये कार्य अपने आप हो जाएगा, हमको कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात कार्य प्राप्त होगा। तो U का मान क्या होगा, माइनस में होगा। मतलब इस स्थिति में इसमें स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगी और इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, ठीक है। तो ये तो हुआ यहां पर दो आवेश निकाय के लिए। अब हम देखेंगे तीन आवेश निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। अब हम देखेंगे तीन आवेश निकाय के लिए, तीन आवेश निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर तीन आवेश क्या क्या बिंदु यहाँ पर A, B और C पर तीन आवेश क्रमशः Q1, Q2 और Q3 है ना। Q1 A पर, Q2 B पर और Q3 कहाँ पर, C पर। मूल बिंदु O के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश R1, R2 और R3 है तथा एक दूसरे के सापेक्ष है ना, एक दूसरे के बीच की दूरी यहाँ पर ये R12, इसका मान R23 और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा R13 है ना, पहला और तीसरा है इसलिए। तो हमें पहले इस आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाना पड़ेगा। तो कार्य मान लो यहाँ पर कितना, W1। इस आवेश को जब लाएंगे तो कार्य कितना, W2। इस आवेश को लाएंगे तो कार्य कितना, W3। मतलब आवेशों के निकाय की रचना करनी है तो कुल कार्य यहाँ पर W1 है ना। आवेशों की निकाय की रचना करने के लिए यहाँ पर कुल कार्य क्या क्या होगा, W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। ये हमारा कुल कार्य होगा। तो हमको W1, W2, W3 चाहिए। W1 क्या होगा, पहले आवेश को लाने के लिए आवेश Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, W1, इसका मान 0 होगा। अब क्यों 0 होगा, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, क्योंकि इस आवेश को जब लाते हैं तो यहाँ पर और ये आवेश नहीं होता है, मतलब यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो उसको लाने के लिए कोई प्रतिकर्षण बल का सामना हमको नहीं करना पड़ता है। तो W1 = 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र शून्य है, विद्युत क्षेत्र वहां पर शून्य है, इस कारण से कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए W1 का मान क्या हो गया, 0। आवेश Q2 को अनंत से कहां तक ला रहे हैं, B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य W2 को अभी अभी हम निकाले थे, तो वहां से मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं है ना। W2 को हम निकाले थे यहाँ पर दो आवेश निकाय के लिए इसी टॉपिक में,
तो ये 1/4πε0 Q1 Q2/R12, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। दूसरे आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य W2 का मान इतना होगा। अब यहां पर तीसरे आवेश Q3 को अनंत से C तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो कार्य बराबर W बराबर क्या होता है, विभव इनटू क्या होता है, आवेश, है ना। V = W/Q वाले फार्मूले से। तो कौन सा विभव होगा, Q1 का C पर विभव, Q2 का C पर विभव, क्योंकि ये दोनों आवेश पहले आ चुके हैं। तो इसका यहाँ पर विभव कितना होगा, यहाँ पर विभव कितना होगा, उन दोनों का योग इनटू आवेश। यहाँ पर कौन सा आवेश आएगा, Q3, ठीक है, क्योंकि ये तीसरा आवेश को लाया जा रहा है अभी। तो अब ये हो जाएगा W3 = Q1 का C पर विभव होगा 1/4πε0 Q1/R13 प्लस Q2 का होगा 1/4πε0 Q2/R23, और ये आवेश हो जाएगा Q3। क्लियर है, क्योंकि तीसरे आवेश को ला रहे हैं इसलिए वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें Q3 लेना होगा। अब इनको गुना कर दो आपस में, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q3/R13 1/4πε0 Q2 Q3/R23, ये होगा W3। अब ले लो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में W1 W2 W3 का मान रखो। W बराबर ये हो जाएगा 0 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस ये टर्म 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस ये वाला टर्म 1/4πε0 Q2 Q3/R23, है ना। अब यहाँ पर इसको और थोड़ा सा क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। क्या हो जाएगा, इसको और हल करेंगे तो W बराबर 1/4πε0 कॉमन ले लेते हैं, सभी में है। तो क्या बचा, Q1 Q2/R12 Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23, मतलब 1 2 है तो 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3, है ना। याद रखना बहुत आसान है, इस प्रकार से होगा। मतलब तीनों आवेश का आपस में गुना हुआ है और उनका प्लस हुआ है और उनके स्थिति सदिश से यहाँ पर भाग दिया गया है, ठीक है। अब यदि n आवेश हो तो उस केस में ये कहाँ तक जाएगा, n पद तक जाएगा। n आवेश होने पर ये n पद तक जाएगा। तो उस केस में इसको लिख सकते हैं, है ना। इसको मैं उसके पहले इसको क्या कर देते हैं, u के फॉर्म में लिख देते हैं। u बराबर, है ना, स्थितिज ऊर्जा ये कार्य है। यही कार्य क्या होगा, 3 आवेश निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना। 1/4πε0 ये Q1 Q2/R12 Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23, ठीक है। तो इसको n आवेश निकाय के लिए तो ये हो जाएगा u बराबर 1/4πε0 सिग्मा लगा दो। सिग्मा लगाकर क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 यहाँ पर है पहले पद में, दूसरे पद में है Q1 Q3, तो इसको क्या लिखेंगे व्यापक रूप में, है ना। ये हो जाएगा QI QJ अपान क्या हो जाएगा RIJ, ठीक है। QIJ, है ना। I = 1 से लेकर n तक, J = भी 1 से लेकर n तक होगा,
ठीक है, आई और जे का मान 1 से n तक होगा, पर क्या कंडीशन होना चाहिए, आई और जे बराबर नहीं होना चाहिए। आई और जे बराबर होगा तो Q1 हो जाएगा, ठीक है। आई और जे बराबर नहीं होना चाहिए तो उस केस में ये व्यापक रूप में ऐसे लिखेंगे, सिग्मा के फॉर्म में आई इक्वल टू 1 रखेंगे और जे इक्वल टू 2 रखेंगे, क्योंकि दोनों को तो 1 नहीं रख सकते, दोनों को 2 नहीं रख सकते, दोनों को 3 नहीं रख सकते, ठीक है। मतलब दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म यहाँ पर आएंगे पूरे कहाँ तक, n तक। मतलब जितने भी आवेश होते हैं सबका एक दूसरे के साथ यहाँ पर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आएगा, तो ये n टर्म यहाँ पर ऐसे आएगा। तो ये इसका जनरलाइज फॉर्म या व्यापक रूप होगा। तो इस प्रकार n आवेश निकाय की भी स्थितिज ऊर्जा इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ऐसा मैं आशा कर सकता हूँ। और यदि आपको कोई डाउट हो कहीं पर किसी भी पॉइंट पर तो कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।